हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो प्यारे दोस्तों, आज ये हमारी एसएसटी की आखिरी क्लास होगी। ठीक है, सीटेड दिसंबर 2024 को लेकर के ये हमारी एसएसटी की आखिरी क्लास होगी और इसमें हम लोग 300 क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि सुपर फास्ट तरीके से बस एक नज़र हम कुछ क्वेश्चंस पर डाल लें। 300 प्रश्न रहेंगे, एक नज़र इन पर डाल लें तो चीज़ें हमारी कुछ रिमाइंड हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला। यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे एंड आपका बहुत फास्ट तरीके से रिवीजन भी होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं और एक नज़र में फटाफट से चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था? तो कुषाणों ने पेशावर और मथुरा, ये ऐसे दो शक्तिशाली केंद्र थे जहां से कुषाणों ने शासन किया था, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन भी राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया है? कौन सा स्थान है वो? कंधार। कंधार से अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाए गए हैं। क्वेश्चन कहता है गौड़ राज्य गढ़कंटका में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। इसका उल्लेख हमको मिलता है अकबरनामा में। कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख हमें अकबरनामा में मिलता है। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ा हुआ है? यह जो कथन है वह किस समाज सुधारक का है? यह कथन राजा राममोहन रॉय का है। किसका है? राजा राममोहन रॉय का है। भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया था? जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान देने वाले थे ये सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज जो है इसने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो हैं ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इन सभी ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। भारतीय मानक समय किस मानक याम्योत्तर पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय जो है वह 82 डिग्री 30 पूर्व जो है इसको भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। अगला प्रश्न कहता है इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है? देखिए, दिन और रात तथा ऋतुओं में जो परिवर्तन है वो घूर्णन और परिक्रमण की वजह से होता है। किसकी वजह से? घूर्णन और परिक्रमण की वजह से होता है। क्वेश्चन कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्न में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। कैसे? आर्द्र पर्णपाती वन। केवल ऑप्शन जो आपका ए है वही राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न हमें कहता है तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शाहतूश के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वजन में हल्का होता है, दूसरी बात ये गर्म बहुत होता है, इस वजह से तिब्बती एंटीलोप का शिकार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही पॉइंट हमारे राइट हो जाते हैं। क्वेश्चन कहता है स्थानांतरी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तो स्थानांतरी कृषि का जो इसके बारे में, ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, सही है। ये तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट है इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। तो इसमें सारे ही पॉइंट हमारे तीनों पॉइंट इसमें राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव मिलते हैं। तो वो क्षेत्र है केरल और लद्दाख। कौन सा क्षेत्र है? केरल और लद्दाख है। दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है? नहीं, गलत है, बड़े उद्योगों में प्रचलित नहीं है। इसमें ये जो दादन व्यवस्था है इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त करता है। ठीक है, दादन व्यवस्था में बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशाला में काम करते हैं, ये भी ठीक है। तो ये दो पॉइंट बी और सी जो है यहाँ राइट हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर एक कदम है? तो यह जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 है ये बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है, बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार देता है। भारतीय डैश
के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं? तो भारतीय जो हैं वो संविधान के लागू होने के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान है वह लागू हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कि ए और आर को पढ़िए, सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन कहता है, ए पॉइंट है कि ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं। सही है। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ये भी हमने खूब पढ़ा है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है कि भाई भारत के पास जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसकी वजह से ऊपरी न्यायालय का जो फैसला है वो नीचे की, चाहे वो हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, सबको मानने पड़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए। पॉइंट है कि संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। जी हाँ, हमने इसके बारे में खूब पढ़ा है। जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी भी हैं। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन हैं वो क्या हो जाएगा, इसमें ए और बी दोनों ही राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कहता है, कौन सा शब्द है जो पुरा स्थल के बारे में सही व्याख्या करता है? पुरा स्थल की बात करें तो पुरा स्थल वो स्थान होता है जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसे पुरा स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरा स्थल कहा जाता है। कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है? अगर जेंडर संवेदीकरण टॉपिक हमको पढ़ाना है तो उसके लिए डिस्कशन, यानी कि जो परिचर्चा है, डिस्कशन है क्लास में, वो बेहतर है। उससे बच्चा तर्क वितर्क करेगा, बहस करेगा, डिस्कस करेगा पॉइंट को लेकर के। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है? आलोचनात्मक सोच में बच्चा चीज़ों को एनालिसिस करता है, गहराई से समझता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, सभी सूचनाओं को सत्य समझकर एक्सेप्ट कर लिया जाए। सत्य समझकर यानी कि उस पर कोई उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, उसमें गुण दोष को ना देखा जाए। ऐसा नहीं कि ये तो वही हो गया कि जैसा हमको मिला हमने उस पर डायरेक्ट विश्वास कर लिया। दैट इज़ नॉट गुड। अध्यापक के सारे मतों को एक्सेप्ट कर लेना भी ठीक नहीं है। आलोचनात्मक सोच का मतलब यानी कि विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना। बच्चे पहचान पाए कि कहाँ पे पक्षपात हो रहा है ना, किसके साथ जो है कि पक्षपात हो रहा है, इस चीज को बालक समझ पाए। अगला प्रश्न कहता है, कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और फैक्ट्स तथा थॉट्स को प्रेजेंट करने की क्षमता को विकसित करती है? किसके माध्यम से? डिबेट के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, क्षेत्रकार या प्रोजेक्ट वर्क। क्या हो जाएगा इसमें हमारा जो ऑप्शन है वह वाद विवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिबेट के माध्यम से बच्चा क्या करता है, तर्क वितर्क करता है, जवाबी तर्क देता है और जो तथ्य हैं, विचार, उनको प्रेजेंट करता है। अगला प्रश्न कहता है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्रोजेक्ट मेथड का यूज करते हैं, इसका क्या होता है? इसमें सैद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करना? नहीं। शिक्षण समय बचाना? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीचर का भार कम करेंगे? नहीं। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक समस्याओं की जांच में संलग्न करने के लिए हम प्रोजेक्ट वर्क बच्चों से करवाते हैं। अगला प्रश्न कहता है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो, ठीक है, जिसके माध्यम से वायु जो है पृथ्वी के चारों ओर बनी रहती है। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। हमारा जो सौर परिवार है वह सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, इन सभी से मिलकर के बना हुआ है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं आप, क्वेश्चंस को पकड़ते चलिए। पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है। अति उपयुक्त कारण यानी कि सही जो रीजन है वो आप बताइए। तो इसके पीछे क्या रीजन है? रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है, या फिर पहाड़ जो है हाईली एरोडेड है, या फिर पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं? नहीं, बेस्ट ये है कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, इसलिए ऐसा पॉसिबल हो पाया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है
गेहूं एवं जौ जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम जो साक्ष्य हैं निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले हैं? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो वो है सुलेमान किर्थर हिल्स। कौन सी पहाड़ियां हैं? सुलेमान और किर्थर पहाड़ियां हैं। ठीक है, हम लोगों ने इसमें कक्षा 6 की एनसीईआरटी जब पढ़ रहे थे तब इसको पढ़ा था। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? तो अधिकांश गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78% के कुछ लगभग है, ऑक्सीजन 21% है। अगला प्रश्न है, कहता है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। वेरी गुड, सही है, ए राइट है। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था? नहीं, वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। किससे? वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था। ठीक है, तो इसको काट दो, केवल ए पॉइंट जो है वह राइट हो जाता है। भारत और बांग्लादेश पटसन यानी कि जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथन का चयन कीजिए। पटसन की वृद्धि को बल मिलता है, इट रिक्वायर्स लाइट टेम्परेचर, यानी कि इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, इसे हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी जो है वह राइट हो जाएगा। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती है? खूब बताया, कल भी बताया था। पवन जो है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गति करती है। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, जिसकी वजह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं यहाँ पे सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि सूर्य बिल्कुल ठीक सिर के ऊपर होता है, उसकी जो किरणें हैं वो सीधा हमारे ऊपर पड़ती हैं, डायरेक्ट पड़ती हैं। पेरिया पूर्णम जो है वो एक तमिल रचना है, हमें जो है वह साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। पेरिया पूर्णम साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। अगला प्रश्न है, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बना देती है? उसकी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी यानी कि उपयोगिता और प्रयोज्यता जो है वह किसी भी वस्तु को पदार्थ को संसाधन बना देती है। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक जो प्रतिरूप है वह ग्लोब है। क्या है? ग्लोब है। नेक्स्ट वन इज, कहता है कि वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इनके माध्यम से फैलती हैं उनको कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संचारणीय बीमारियां कहते हैं। संचारणीय बीमारियां कहते हैं। प्रश्न कहता है, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है। हमारे भारतीय जो न्यायपालिका वो बिना किसी डर के बाहरी दबाव के कानून से हमारे शासन की रक्षा करती है और सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। इसका रीज़न ये है कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, इस पर किसी का कोई दबाव, कोई रोकथाम, कोई कंट्रोल किसी का नहीं है। न्यायपालिका एकदम कतई स्वतंत्र है। अगला प्रश्न कहता है, देखिए कि आखेटक और खाद्य संग्राहक लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। सही है। किसी इलाके में पौधों और जानवरों जैसे संसाधनों का खत्म होना पॉसिबल है भाई। जहाँ पर एक जगह लोग रुक जाएंगे वहाँ पौधे भी खत्म होंगे, जानवर खत्म हो जाएंगे और खाने वाली चीज़ें और भी जो संसाधन है खत्म होंगे, तो फिर जाहिर सी बात है उनको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसलिए ए और आर दोनों राइट हो जाते हैं तथा ए की आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न कहता है, देखिए यहाँ पे देखिए प्रश्न को, इसको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। राम मोहन रॉय ने क्या किया? राम मोहन राय ने ब्रह्मो सभा की स्थापना की, जो कि बाद में ब्रह्म समाज बना। ठीक है, और इसको बाद में केशव चंद्र सेन ने जो है आगे बढ़ाया था। और फिर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंडिता रमाबाई ने विधवा गृह की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे या स्कूल बनवाए थे। अगला प्रश्न लीजिए, किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा अपनाई गई रणनीति कौन सी थी? एक तो इन्होंने पश्चिमी विचारों का हवाला दिया, दूसरा ये अंधविश्वासों को खोजना नहीं, प्राचीन ग्रंथों में श्लोक और वाक्यों को ढूंढ करके उनका हवाला दिया। ए और सी दोनों पॉइंट हमारे राइट हो जाते हैं, बी हट जाता है, गलत हो जाता है। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद के स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? स्वदेशी आंदोलन को भारत के किस क्षेत्र में वंदे मातरम के नाम से जाना गया? तो वो क्षेत्र था हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश।
अगला पॉइंट कहता है अगर आप 0 डिग्री अक्षांश पर हैं तो आप यहाँ पर खड़े होंगे, कहाँ, विषुवत वृत्त पर, क्योंकि विषुवत वृत्त ये जो होता है वो 0 डिग्री अक्षांश पर होता है, यहाँ पे आप खड़े होंगे। अगला पॉइंट कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के 4 क्षेत्र हैं, इनमें से 2 वायुमंडल और जैव मंडल हैं, बाकी जो 2 हैं वो जलमंडल और स्थलमंडल हो जाएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कि वायु दाब के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए। वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं, राइट है। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है, बिल्कुल सही है, हमने इस चीज़ को खूब पढ़ा है। ए और बी दोनों सही है तथा बी सही व्याख्या कर रहा है ए की। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है किसी को एक छवि में बांधने का अर्थ क्या होता है? रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। अगर हम लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो ये रूढ़िबद्ध धारणा हो जाएगी। अगला प्रश्न कहता है कौन सा कथन सही है? देखिए, पंच को पंचायत क्षेत्र के वार्ड सदस्य के नाम से जाना जाता है, ओके। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर पंचायत मुखिया को चुनते हैं, ये भी ठीक है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, ये भी ठीक है। तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हैं, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा ए बी सी सभी राइट हो जाते हैं डियर फ्रेंड, ओके। अगला प्रश्न लीजिए, 33 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था जहां व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और उनसे तैयार माल प्राप्त करता है उसे दादन व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे दादन व्यवस्था कहते हैं। अगर किसी कक्षा में केवल लड़कियों को सफाई का काम करने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा बनी हुई है, जिसका मतलब ये है कि सफाई का काम सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ ही करेंगी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम ये हो, कल भी हमने इस चीज़ को बताया था कि सबसे पहले तो आप अपने उद्देश्यों का निर्धारण करें कि आखिर किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम इस काम को कर रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, हम किसकी प्राप्ति चाहते हैं। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ होता है मुख्य शिल्पकार। क्या होता है? मुख्य शिल्पकार, खूब पढ़ाया है। वो भुर्ज यानी बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं या सूक्त लिखी हैं, वह कश्मीर में पाई गई। कहाँ में पाई गई? कश्मीर में पाई गई। प्रश्न कहता है कौन सी तमिल रचना हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचना देती है? वह है पेरिया पूर्णम। कौन सी? पेरिया पूर्णम। कौन सी रचना सूरदास के द्वारा संकलित नहीं है? साहित्य रत्ना जो है वह सूरदास के द्वारा संकलित नहीं है, बाकी सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी ये सभी सूरदास जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था? तो तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। प्रश्न कहता है पूर्व मद्रास यानी कि चेन्नई में स्थापित वेद समाज किससे प्रेरित था? वेद समाज ब्रह्म समाज के द्वारा प्रेरित था। ब्रह्म समाज के द्वारा प्रेरित था। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। अगला प्रश्न, किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? मराठी भाषा में केसरी अखबार छपता था। किस भाषा में? मराठी भाषा में। सूर्य पूर्व में उदय होता है, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। इस तरीके से पृथ्वी इधर से इधर को चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न कहता है दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? तो ये हमने आपको इमेज में भी समझाया हुआ था, ये सह्याद्री के माध्यम से जुड़ा हुआ है। सह्याद्री के माध्यम से जो दक्कन पठार है वो अपनी पश्चिमी भाग पर जुड़ा हुआ है, ठीक है। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, ओके। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? तो वह है ऊंचाई, ठीक है। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, वो अपनी ऊंचाई के कारण ऐसा है। कैसा? ऊंचाई के कारण ऐसा है। भूमध्य सागरीय
प्रकार की वनस्पति कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागरीय प्रकार की जो वनस्पति है वो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः डैश के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में साहूकार और छोटे किसानों के बीच शोषणकारी संबंध को दर्शाता है, क्योंकि छोटे किसानों के पास जब काम नहीं होता तो बेचारे साहूकार से धन लेते हैं, ब्याज पे पैसा लेते हैं, फिर अपने काम चलाते हैं या फसलों में लगाते हैं, फिर फसल अच्छी नहीं हो पाती तो फिर वो कर्ज लेते हैं। इस तरीके से कर्ज में किसान डूबता चला जाता है, साहूकार जो है कर्ज पे ब्याज ठोकता चला जाता है और फिर बुरा हाल हो जाता है। लेबर चौक किसे कहते हैं? लेबर चौक का मतलब होता है ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, उसे लेबर चौक कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसमें से जो संपत्ति का अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन कहता है इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, ये मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि न्यायालयों के द्वारा जो सुनवाई खत्म करने में जो देरी हो रही है, इसका मतलब क्या है? जो इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल करवा रहे हैं आप, ठीक है, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी। अगला प्रश्न कहता है कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है विनय पिटक में। कहाँ मिलता है? विनय पिटक में मिलता है। क्वेश्चन कहता है कि कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच में विवाद का केंद्र बिंदु था? तो यह किसके बीच में था? गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये 3 वंश थे जिनके बीच में यह विवाद का केंद्र था, और ये 3 वंश थे इसमें, इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा गया। ओके, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 17वीं 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा गलत है? देखिए, इसमें सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, हमें गलत ढूंढना है। उनकी संयुक्त सेनाएं 10 खालसा कहलाती थी, ध्यान रखिएगा, पॉइंट सही है। राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर उन्हें संरक्षण प्रदान किया, नहीं, किसानों से लिया था। किससे लिया था? ध्यान रखिएगा, किसानों से उनकी उपज का 20% लिया था। सी जो ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा है, यही गलत है। डी जो है ये भी ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया कि उनके भाग्य में शासन करना था, यानी कि राज करेगा खालसा। ये सारे पॉइंट सही हैं, सी गलत था। अगला कहता है वीरशैव आंदोलन की स्थापना बसवन्ना के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई? बसवन्ना के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, बेहतर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय जो है वो उड़ीसा के जंगलों में रहता है? तो वो खोंड समुदाय है। कौन सा समुदाय है? खोंड समुदाय। राजा राममोहन रॉय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो गलत है वो हमको बताना है? उन्होंने ब्रह्मो सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, ये पॉइंट सही है। वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे, नहीं, विरुद्ध नहीं थे, समर्थक थे, ये बात ध्यान रखिएगा। वो जो हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन के समर्थक थे, ठीक है, इसलिए ये जो पॉइंट रहेगा ये कथन सही नहीं है। ओके, सी भी पढ़ लेते हैं क्योंकि सही होगा। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, हाँ जी। वो महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे, जी, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न नीचे कहता है किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था? गांधी महाराज की जय का नारा दिया था चाय बागान मजदूरों ने, टी गार्डन लेबरर्स ने जो है यह नारा दिया था। कहता है ABC ग्रह कथन ABC एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान कीजिए। कौन से ग्रह की ये वर्णन कर रहे हैं? सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है यानी कि पृथ्वी, आकार में 5वां ग्रह है यानी कि पृथ्वी, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है यानी कि पृथ्वी की बात हो रही है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया में स्थित है, नहीं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि सहारा रेगिस्तान है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, इसलिए ये कट जाएगा। ओके, ये कट गया। फिर कहता है विश्वत वृत्त एशिया से होकर गुजरता है, नहीं, विश्वत वृत्त जो है वो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरता है।
एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? नहीं भैया, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीनों पॉइंट गलत हो जाते हैं। एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। हाँ जी, एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो गया। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है कथनों पर विचार कीजिए। वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग है। सही है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ये भी राइट है ऑप्शन। अगला है, यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। ये भी ठीक है। सारे ऑप्शन राइट हो गए इसमें, तीनों ऑप्शन ए बी सी। लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? खूब पढ़ाया है आपको। ये स्थानीय पवनों का उदाहरण है। लू जो है यह स्थानीय पवन का उदाहरण है। निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? इस्पात और स्टील उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को क्या कहा जाता है? आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। मिल्पा, रोका, लदांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के दूसरे नाम हैं? तो ये स्थानांतरी कृषि के नाम हैं। किसके नाम हैं? स्थानांतरी कृषि के नाम हैं। कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? देखिए, घरों और बाजारों पर जो टैक्स लगाया जाता है वो पंचायत की आमदनी का स्रोत है। हमें बताना है कौन सा नहीं है। समुदाय के काम के लिए जो मिलने वाला दान है वो भी जो है आमदनी का स्रोत है। अगला पॉइंट कहता है कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की जो राशि है वो भी पंचायत की आमदनी का स्रोत है। कौन सा नहीं है? पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया, ये जो है पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है। पंचायत समिति की आमदनी का स्रोत ये नहीं है। अगला प्रश्न लीजिए, नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को डैश के रूप में जाना जाता है? इनको वार्ड खंड के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? वार्ड खंड के रूप में जाना जाता है। मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? मौसमी बेरोजगारी जो है वो फार्मिंग के साथ जोड़ी जा सकती है, क्योंकि फसल एक विशेष मौसम में ही आती है और उस फसल को बीजने के बाद, फसल लगाने के बाद किसान फिर फ्री हो जाता है, खाली हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? वो थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? सबको पता है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? ऐसा कहा था लॉर्ड कैनिंग ने। किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए, किस गवर्नर जनरल ने अवध के ऊपर ब्रिटिश कानून आरोपित किया था? किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कानपुर के किस शासन ने खुद को पेशवा कहा? नाना साहेब ने खुद को पेशवा कहा। ठीक है। क्वेश्चन इज, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो वो महान हस्ती कबीर हैं। कौन है वो महान हस्ती? कौन है? कबीर हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? जो ब्रह्म समाज है यह उपनिषद में आस्था रखता है। ब्रह्म समाज की बात हो रही है यहाँ पे। प्रश्न कहता है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की रचना है? तो वह राष्ट्रकूट काल की रचना है। कब की रचना है? राष्ट्रकूट काल की रचना है। अगला प्रश्न, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? अशोक के अभिलेख ज़्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? देखिए, इसमें मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। लोग ये सोचते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए उनके साथ खाने की चीज़ें, सामान ये सब रख दिया करते थे, है ना। ये रीजन है, इसका सबसे बेस्ट यही है। अगला प्रश्न कहता है, ए और बी को ABC कथनों को देखें, सही उत्तर चुनें।
पॉइंट ए है कि लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। बिल्कुल सही है, नाम लघु है, लघु का मतलब ही छोटे हो गया। लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते हैं। ये भी पॉइंट हमारा बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। अगला कहता है कि प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्तों अथवा लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। ये भी ठीक है, तीनों पॉइंट हमारे सही हैं। लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं, लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज पर चिन्हित किए जाते हैं। तीनों पॉइंट हमारे राइट हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न कहता है कि गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को धर्मशाला कहा गया। क्या कहा गया? धर्मशाला कहा गया। ओके। कौन सी नई प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी? तो वह है महालवाड़ी बंदोबस्त जो है, ये प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी। किस राज्य के कैकोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे? वह दक्षिण भारत। दक्षिण भारत के कैकोलार और देवांग समुदाय जो थे वो बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे, दक्षिण भारत के। किसने काश्तकार की चाबुक नामक किताब लिखी, पुस्तक लिखी? ज्योतिराव फुले की किताब है, ज्योतिराव फुले की पुस्तक है काश्तकार की चाबुक। किस स्वतंत्रता सेनानी ने, जो वर्तमान के कर्नाटक से थी, उन्होंने प्रभात फेरियों का आयोजन किया? वो थी कर्नाटक की अंबाबाई। कर्नाटक की अंबाबाई। कौन सा थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है? भारत का जो सड़क मानचित्र है ये थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण है। हमने आपको अलग अलग सभी मानचित्र के बारे में समझाया था। शैल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको रॉक साइकिल कहते हैं। रॉक साइकिल मतलब शैल चक्र कहा जाता है। महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन हमें कहाँ मिलते हैं? ये हमें जैव मंडल में मिलते हैं। जैव मंडल का मतलब जिसमें जीव जंतु पौधे सब कुछ आ जाता है, वो सब इसमें मिलते हैं। ठीक है। भारत के ठंडे रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान जहाँ लिखा होगा समझ लेना लद्दाख की बात हो रही है। भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो वो प्रमुख नदी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी यहाँ से बहती है। भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अनेकता में एकता मुहावरा दिया था। भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती? देखिए कि जो केंद्र सरकार है वो बैंकिंग पर जो है कि कानून बना सकती है, नए नोट जारी कर सकती है, संचार पर, कम्युनिकेशंस पर, जिसको सेंसरशिप कहा जाता है उस पर अपना कंट्रोल कर सकती है, कानून बना सकती है, मुद्रा पर कानून बना सकती है। लेकिन पुलिस पर जो है केंद्र सरकार का विषय पुलिस नहीं है, इस पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है, राज्य सरकार का विषय है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहा जाता है? इसको संघवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघवाद। ये सब पढ़ चुके हैं इसलिए इतना फास्ट चल रहे हैं, समय आपके पास भी है नहीं इसलिए। भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा या भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। किसने कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है? आप सबको पता है महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। अगला प्रश्न लीजिए, हड़प्पन मोहर के बारे में कौन सा कथन सही है? एक तो हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों से मोहर बनाते थे, सही है। मोहर सामान्यतः गोलाकार की नहीं चौकोर होती थी। कैसी होती थी सर? चौकोर होती थी। मोहर में एक जानवर की आकृति भी गढ़ी होती थी। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। क्या ध्यान रखना है? हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थर से मोहरें बनाते थे। जो मोहरें होती थी वो गोल आकार की नहीं, वो चौकोर होती थी। ठीक है। और मोहर में एक जानवर की आकृति भी गढ़ी होती थी। इतनी बात हो गई क्लियर। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। शुरुआत में महात्मा गांधी नमक आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं इसमें भागीदारी करें।
ठीक है। निम्न में से किसने उन्हें महिलाओं को आंदोलन में जुड़ने की स्वीकृति देने के लिए मना लिया? तो वो सरोजिनी नायडू ने उनको मनाया था। किसने मनाया था? सरोजिनी नायडू ने मनाया था कि महिलाओं को भी आंदोलन में आने दीजिए। प्रश्न कहता है निम्नलिखित परतों में से वायुमंडल की कौन सी परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? अब देखिए, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, बाह्य मंडल में, बहिर्मंडल में। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो दिया ही नहीं है, क्योंकि उल्कापिंड जो है वो तो मध्य मंडल में जलते हैं। उल्कापिंड कहाँ जलते हैं? उल्कापिंड मध्य मंडल में जलते हैं, ना कि इनमें से किसी परत में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल की विशेषता ये है कि ये जो परत है ये बादलों और मौसम से संबंधित घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। हवाई जहाज जो है वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए ये परत आदर्श मानी जाती है। ओजोन गैस की जो परत होती है वो भी समताप मंडल में ही पाई जाती है, ओजोन गैस की परत, ठीक है। फिर आता है क्षोभ मंडल, यानी कि ये परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत मानी गई है और मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, वर्षा, बारिश, कोहरा, जो भी घटनाएं हैं वो इसी परत में होती है। फिर आती है बात बाह्य वायुमंडल की, ठीक है। इसकी विशेषता ये है कि पृथ्वी से प्रसारित होने वाली जो रेडियो तरंगे हैं वो इस परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बाह्य वायुमंडल है ये इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। फिर आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की बात करें तो ये वायु की पतली परत होती है, ठीक है। ये वायु की पतली परत होती है जो इसमें पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा। ये हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आगे बढ़िए, अब क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है उष्णकटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा क्यों प्राप्त करते हैं? उष्णकटिबंध क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कम से कम वर्ष में एक बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, इसलिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, वृक्ष की उन कतारों को क्या कहा जाता है जो मिट्टी को अपरदन से बचाने के लिए वायु की गति को रोकने के लिए लगाई जाती हैं? वृक्ष की वो कतारें शेल्टर बेल्ट्स कहलाती हैं, आश्रय पट्टी कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित मूल्यों, विश्वासों, विचारों, लक्षणों को क्या कहा जाता है? संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्कृति कहा जाता है। भारत में अधिकांश कामकाजी महिलाएं निम्नलिखित क्षेत्र में काम करती हैं, ठीक है। तो किस क्षेत्र में काम करती हैं? मोस्टली जो कामकाजी महिलाएं हैं वो कृषि कार्य में एग्रीकल्चरल वर्क करती हैं। हमारे भारत में अधिकांश महिलाएं खेती बाड़ी का काम करती हैं। ओके, यह किसका निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है? यह भारत के लोगों का निर्णय होता है जो एक लोकतांत्रिक सरकार बनाता है और उसके कामकाज के बारे में निर्णय लेता है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है पुरुष की तुलना में घर में और घर के बाहर दोनों जगहों पर एक श्रमिक के रूप में महिला की जो स्थिति है वो दोहरा बोझ के रूप में दिखाई देती है। डबल बर्डन महिला पर होता है क्योंकि वो घर के बाहर घर के अंदर दोनों जगह काम कर रही है। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से किसके पास होता है? खूब पढ़ा है, यह होता है न्यायपालिका के पास। किसके पास? संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका के पास ही होता है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण में कहानी कहने की जो विधि है वो किस स्तर की शिक्षा के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो कहानी कहने की जो विधि है वो हर एक स्तर पर उपयोगी हो सकती है, चाहे किसी भी स्तर पर बच्चा हो। हर स्तर पर कहानी कहने की विधि सटीक बैठती है। अगला प्रश्न कहता है जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ कर दिया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से भिन्न होते चले गए। एक तो उनके दांत छोटे होते चले गए और उनके सींग भी छोटे होते चले गए। दोनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू क्वेश्चन कहता है, देखिए एक सेकंड प्लीज, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कथन ए और बी को पढ़ें, सही उत्तर चुनिए। वीरेशलिंगम पंतलू ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में मद्रास प्रेसिडेंसी में एक संगठन बनाया था। हाँ जी, बिल्कुल बनाया था। आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ये भी ठीक है, दोनों ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं, दोनों बातें यहाँ पे ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है, हाँ ठीक है, यहाँ से
कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ सम्राट अशोक के बारे में सूचना नहीं, सम्राट अशोक के बारे में नहीं। इलाहाबाद में जो अशोक स्तंभ है वो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। अशोक स्तंभ पर अभिलेख हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में लिखे गए थे, बिल्कुल सही है। प्रशस्तियों में जनसाधारण एवं सामाजिक जीवन के बारे में लिखा गया था, नहीं। प्रशस्तियों में राजाओं की प्रशंसा लिखी जाती है, राजाओं के जय विजय का गान किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू कहता है कौन सा मानचित्र वनस्पति के वितरण को दर्शाता है। वनस्पति के वितरण की बात करेगा आपका थीमेटिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र बात करेगा? थीमेटिक मानचित्र बात करेगा। कौन सा महाद्वीपीय संगति के निर्माण के मुख्य खनिज हैं? Which of the following is the main mineral constituent of the continental mass? तो इसकी बात कौन करेगा? सिलिका और एल्यूमिना, ठीक है। महाद्वीपीय संगति के निर्माण के मुख्य खनिज सिलिका और एल्यूमिना हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। कौन सी स्थायी पवनें इसमें से नहीं हैं? तो मानसूनी पवनें जो हैं वो स्थायी पवनें नहीं हैं। बाकी व्यापारिक पवनें, पश्चिमी पवनें, पूर्वी पवनें, ये तीनों ही स्थायी पवनें हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की सतह से आरंभ होते हुए यानी कि बिल्कुल नीचे से चलते हुए वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्या है? सबसे निचली परत जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, क्षोभ मंडल, फिर उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल जिसमें उल्कापिंड जल जाते हैं, फिर बाह्य मंडल, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं? तो जो सघन बस्ती होती है उसमें घर पास पास बने होते हैं, ठीक है, बहुत घने घने घर बने होते हैं। पलवारने। मल्चिंग का महत्व क्या है? मल्चिंग का मतलब होता है मृदा की नमी बनाए रखने में सहायक होती है, ठीक है। पलवारने का महत्व ये होता है कि मृदा की नमी को बरकरार रखती है, ह्यूमिडिटी उसके अंदर बनी रहती है। खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, बिल्कुल सही है। ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, ये भी राइट हो जाता है। पूरे स्थान में समान रूप से खनिज फैले होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों के गठन में पाए जाते हैं, ये भी राइट है। अच्छा, पूरे स्थान में समान रूप से फैले हैं, ये गलत है। गलत है इसीलिए सही है क्योंकि हमसे गलत ही पूछ रहा था, ऑप्शन में कह रहा था कौन सा सही नहीं है। कौन सा उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग है? कौन सा उद्योग? तो कपास वस्त्र उद्योग जो है ये विश्व का प्राचीनतम उद्योग है। अगला प्रश्न, कौन सा विकल्प स्वरोजगार का एक उदाहरण है जिसमें व्यक्ति का खुद का रोजगार है? देखिए, जमींदार के घर काम करती हुई एक खेतीहर मजदूर, वो तो बेचारी श्रमिक है, उसका अपना खुद का रोजगार थोड़ा ना है। आंगनवाड़ी कर्मी जो है उसका भी उसका खुद का रोजगार नहीं है। गांव के एक विद्यालय की एक शिक्षिका, उसका नियमित रोजगार है, खुद का नहीं है। शहर के बाजार में मछली बेचती जो महिला है उसका खुद का रोजगार है, स्वरोजगार है वो, ठीक है, उस पर किसी का दबाव प्रेशर नहीं है। मध्यपाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन के द्वारा किया गया? मध्यपाषाण युग, इसमें घास वाले मैदान बनना, इस परिवर्तन के द्वारा इसको अलग किया गया। देखिए, इस दौरान पर्यावरण में बहुत सारे परिवर्तन हुए थे जिसमें घास वाले मैदान बने, अच्छी बारिश हुई, छोटे छोटे औजारों का निर्माण हुआ और इसी वजह से इसको माइक्रोलिथ पीरियड भी कहा जाता है, मध्यपाषाण युग को, ठीक है। यहाँ पे पर्यावरण में चेंजेस आए थे। अगला प्रश्न कहता है आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने के लिए वैलिड रीजन्स में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? तो इसमें सबसे बेहतर कारण ये है जो आखेटक संग्राहक, यहाँ पे लिखा है आखेटक संग्राहक यानी कि शिकार करने वाले थे। शिकार कैसे करते थे? औजारों से। औजार किससे बनते थे? पत्थरों से। तो इनको चाहिए बेहतर गुणवत्ता वाले पत्थर, यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की जहाँ उपलब्धता होती थी ये वहीं रुक जाते थे, वहीं ये क्या कहते थे अपना रहने लग जाते थे, ठीक है। तो अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% टैक्स के रूप में लेकर के बदले में उन्हें सिक्योरिटी प्रदान की थी भाई? तो वो है राखी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था थी वो? वह थी राखी व्यवस्था। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग ये सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह
कर सकती हैं, तो वो हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कौन है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग ये सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जाति प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाए, यानी कि जाति प्रथा का उन्मूलन। बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? बड़े पैमाने वाले मानचित्र गांव और शहरी इलाके दर्शाते हैं, गांव और शहरी इलाके दर्शाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चुनाव कीजिए। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बता दिया। समताप मंडल ये परत बादलों से लगभग मुक्त होती है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है, 50 किलोमीटर के ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। तीनों ही पॉइंट समताप मंडल के बारे में राइट हो जाते हैं। नदी का मुहाना क्या होता है? वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है, जलराशि से मिलती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। मैंने आपको पिक्चर में भी इसको दिखाया था, नदी का मुहाना क्या होता है। ऐसी कृषि जिसमें पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, उसे चलवासी पशुचारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलवासी पशुचारण कहा जाता है। अगला प्रश्न लीजिए। सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, ये कहलाता है, ये आपका शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। क्या कहलाता है? शक्तियों का बंटवारा। संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई? तो वो मदुरै नगर के सम्मेलनों में संगम साहित्य की रचना की गई। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अहोम लोग वर्तमान समय के कहाँ से आकर के ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे? तो ये लोग म्यांमार से आकर के ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी, किसने लिखी थी? सही उत्तर चुने, तो ये लिखी थी ज्योतिराव फूले ने, ज्योतिराव फूले ने। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो वह है ब्राजील का कंपोस्ट। ठीक है, कंपोस्ट, ब्राजील का कंपोस्ट घास का मैदान उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मौसमी पवनों का उदाहरण है? तो वह भारत में जो मानसूनी पवनें हैं, यह मौसमी पवनों का उदाहरण है। नेक्स्ट वन इज, कौन सा उद्योग वेल्ड में विकसित हुआ था भैया? तो वो है भेड़ पालन के कारण ऊनी उद्योग जो है ये वेल्ड क्षेत्र में विकसित हुआ था। वेल्ड क्षेत्र दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदानी क्षेत्र है, घास का मैदान है। कहाँ का? दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहता है बायोगैस और ईंधन में समान लक्षण क्या हैं? इनमें समान लक्षण ये है कि दोनों हरित गृह प्रभाव का कारण बन सकती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्नलिखित में से क्या विविधता नहीं बल्कि असमानता का एक उदाहरण है? तो वह है आर्थिक स्तर का अंतर जो है ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये असमानता है। बाकी धर्म का अंतर, मातृभाषा का अंतर, खाद्य संबंधी आते हैं, पहनावा, ठीक है, बोलचाल की भाषा, ये सब कुछ डाइवर्सिटी है। लेकिन आर्थिक स्तर का अंतर ये डाइवर्सिटी नहीं है। या अगर जाति से संबंधित देता तो जाति जो है वो भी डाइवर्सिटी नहीं है। ओके, अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली भारत के शहरों के प्रवासी मजदूरों को दर्शाती है? प्रवासी मजदूरों को लेबर चौक, ठीक है, जहाँ पे दिहाड़ी के लिए मजदूर इकट्ठा होते हैं। दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था क्या है भाई? व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था को दादन व्यवस्था कहते हैं, जिसमें व्यापारी बुनकर को कच्चा माल देता है, तैयार माल प्राप्त करता है। भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का मुखिया भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। मिड डे मील कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तमिलनाडु। कौन सा था? तमिलनाडु। निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं? तो वह है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो नगर से मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो नगर से मिले हैं। चलिए भाई, इसको मिलाइए। पहले भी इसको हम आपको समझा चुके हैं, बड़ी आसानी से आप इसको मैच कर लेंगे। बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरित नामक रचना की थी। अश्वघोष जो हैं इन्होंने क्या? इन्होंने अपनी रचना के माध्यम से
बौद्ध धर्म का प्रचार किया और इन्होंने बुद्ध चरित्र जो है वो इनकी प्रसिद्ध रचना है अश्व घोष की। ठीक है, फिर अगला है हरिसेन। हरिसेन किसके साथ जाएगा? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के साथ। हरिसेन जो है ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। रविकीर्त जो हैं ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। रविकीर्त ने पुलकेशिन द्वितीय की एहोल प्रशस्ति को लिखा था। इस तरीके से इसको हम मैच कर देंगे। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न हमको मिलेगा। इसके लिए हमने आपको चार्ट दिया था कि अगर आपको इनका टाइम याद रहेगा तो आप इसको अच्छे से मैच कर पाएंगे। अब कह रहा है सुल्तानों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। किसका शासनकाल कब से कब तक रहा? देखिए गयासुद्दीन बलबन, इनका जो शासनकाल रहा वो 1266 से लेकर के कब तक रहा? 1286 ईस्वी तक रहा। फिर इसके बाद आते हैं आपके अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इनका जो शासनकाल है वो 1296 से लेकर के 1316 तक रहा। तो पहले ए आएगा फिर डी आएगा। ओके, पहले ए आएगा फिर डी आएगा फिर सी आएगा। फिरोज शाह तुगलक आएंगे, इनका कार्यकाल 1357। फिरोज शाह तुगलक का जो है 1357 से लेकर के 1388 तक रहा। एडीसी हो गया। फिर बी आएगा खिज्र खान। खिज्र खान का जो शासनकाल है ये 1414 से लेकर के 1421 तक रहा। इस तरीके से इसको सीक्वेंस में आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस भाषा का एक रूप मागधी या मगही है? तो वो भाषा है हमारी, क्या नाम इसका, प्राकृत भाषा है। कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा का एक रूप मागधी यानी कि मगही है। अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण जो है वह क्या था? बड़ा प्रांत था, बंगाल के लोग, ये मांग थी नहीं। क्या कारण था? ये था बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम करना और बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए, ये इसका मेन रीजन था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था बंगाल के राष्ट्रवादियों के प्रभाव को कम किया जाए, बंगाल के लोगों को विभाजित करने के लिए। श्री नारायण गुरु ने जाति समानता आंदोलन की शुरुआत की थी, एक परमेश्वर के विचार को बढ़ावा देने के लिए। सारी मानवता की एक ही जाति है, ऐसा इन्होंने कहा था। वीरेशलिंगम पंतलु एक सुधारक थे। कौन थे? वीरेशलिंगम पंतलु जो है वो एक सुधारक थे और मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाके से आते थे, जिन्होंने विधवा विवाह के लिए अभियान चलाया। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न, एक रूपी समाज में किस चीज़ की कमी पाई जाएगी? जिस समाज का रूप एक समान है वहाँ समानता, समरूपता, एक रूपता सब कुछ होगा, डाइवर्सिटी नहीं होगी। क्या नहीं होगा? विभिन्नता नहीं होगी। विकासखंड स्तर की पंचायत को क्या कहा जाता है? जनपद पंचायत कहा जाता है। जनपद पंचायत कहा जाता है। राज्यसभा के अधिकांश सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तो ये किया जाता है किसके माध्यम से? ये होता है विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन है? उमा चक्रवर्ती। जेंडरिंग कास्ट थ्रू अ फेमिनिस्ट लेंस की लेखिका कौन है? उमा चक्रवर्ती। ऑप्शन बी राइट हो गया। अगला प्रश्न लीजिए, उच्च ज्वार होता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तब उच्च ज्वार होता है। ठीक है, इतनी बात हो गई क्लियर। अगला प्रश्न, भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, क्वेश्चन कहता है, बड़ा प्यारा है, निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो किसके तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न, पिस्तक का क्या अर्थ है? जो मुगल वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है टाल गेटवे यानी कि मेहराब प्रवेश द्वार। क्या हो जाएगा? मेहराब प्रवेश द्वार। 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित करवाने में किसका योगदान था? राजा राममोहन रॉय का योगदान था। राजा राममोहन रॉय का योगदान था। विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? तो ये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा जो है सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे,
कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है? ऐसा बुद्ध मानते थे। कौन मानते थे? बुद्ध मानते थे। अरिकामेडू का रोमन नाम था पोडुका। अरिकामेडू का रोमन नाम क्या था? पोडुका था। ठीक है। अगला प्रश्न लीजिए, निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था का निर्माण किया? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया था। ओके, किन स्थानों पर सन 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी? तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये वो स्थान है जहाँ पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास याद रखिएगा। मराठा सेना एक ताकतवर सेना थी जिसने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती दी। सैनिक अधिकांश रूप से किस समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे? तो जो सैनिक थे वो कुनबी समुदाय से, कुनबियों के समुदाय से आने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है पृथ्वी के कोर क्रोड की सबसे आंतरिक परत जो है वह निकिल और लोहे से बनी है। निकिल और लोहे से बनी हुई है। निम्न में से किन शैलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रहे हैं उनके जीवाश्म पाए जा सकते हैं? तो वो है अवसादी शैल। कौन सी शैल हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अगला प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग भारत के किस पहलू का विवरण करने के लिए किया था? विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना और विविधता की पहचान और प्रोत्साहन। ऐसा उन्होंने अनेकता में एकता, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग किया था। अनेकता में एकता, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दलित का शाब्दिक अर्थ होता है तोड़ा या दबाया हुआ। दलित का शाब्दिक अर्थ होता है तोड़ा या दबाया हुआ। अगला प्रश्न लीजिए, घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण वाला अधिनियम जो है वह 2005 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ। नेपाल में 2008 में किस तरह का परिवर्तन आया? तो ये नेपाल जो है वो राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ बढ़ा। ठीक है, राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ बढ़ा। अगला प्रश्न लीजिए, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा माना जाता है? किसको माना जाता है? देखिए, तो एक सेकंड यहाँ पे, ठीक है, मौलिक अधिकार को किसको माना जाता है? मौलिक अधिकार जो हैं संविधान के मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की अंतरात्मा माना जाता है। सच्चर आयोग ने भारत के किस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया? तो इन्होंने मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का निरीक्षण किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य में किसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है? डियर फ्रेंड, राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार द्वारा होती है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। क्या नौकरी की सुरक्षा वाले रोजगार का एक उदाहरण होगा? जो नियमित, जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं उनकी नौकरी की सुरक्षा रहती है, इनको चिकित्सा संबंधी सुविधा मिलती है, इनको छुट्टियां मिलती हैं, है ना, ये सब चीज़ें, इनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन दिहाड़ी मजदूर, अनियमित रोजगार, मौसमी कर्मचारी, इनकी नौकरी की सुरक्षा नहीं रहती। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता है अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से यह स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? तो ये सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है वहाँ से ये स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न कहता है उड़ीसा के किस क्षेत्र में एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो वह है न्यामगिरी पहाड़ी। न्यामगिरी पहाड़ी का जो क्षेत्र है उसमें एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा खान लगाने पर आदिवासियों के द्वारा विस्थापन के विरोध में आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न कहता है बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में, किस ग्रंथ में? विनय पिटक ग्रंथ में। बौद्ध धर्म के विनय पिटक ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है, विनय पिटक में किया गया है। ठीक है, वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? वो पुरातत्वविद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद कहलाते हैं। हेनरी डेरोजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे? हेनरी डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन सुधार आंदोलन के नेता थे। यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे। लेब्राडोर जो धारा है वह कैसी धारा है? यह एक शीत जल धारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है।
प्रश्न कहता है कि अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें और 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। सही क्या होगा, यहाँ पे सबसे छोटा दिन सबसे लंबी रात हो जाएगी, और अगर उत्तरी गोलार्ध की बात होगी तो यहाँ 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध पूछ रहा है या उत्तरी गोलार्ध पूछ रहा है। प्रश्न कहता है ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर दोपहर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, दोपहर हो जाएगी। मध्य हिमालय को कहा जाता है हिमाचल, मध्य हिमालय को हिमाचल कहा जाता है। ओके, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लार कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वेल्लार कहा जाता था। ओके, हमें ज्ञात है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था क्योंकि पुरातत्वविदों को साक्ष्य मिले हैं, खिलौना हल के साक्ष्य मिले हैं, खिलौना हल मिला है जिससे पता लगता है कि हल का प्रयोग पहले होता था। अगला पॉइंट कहता है तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना इलांगो द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, इलांगो द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में सबसे पहले हुआ था। मलयालम भाषा का प्रयोग। किसका, मलयालम भाषा का प्रयोग। पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई, बॉम्बे में, बम्बई में। कहाँ, पहली सूती कपड़ा मिल बम्बई में स्थापित की गई थी। 1840 में बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना क्यों की गई थी, जाति उन्मूलन के लिए। किसके लिए, जाति उन्मूलन के लिए। डैश वे विचार हैं जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं। ये कौन से विचार हैं भैया, ये रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जब हम लोगों को एक ही छवि में बांध लेते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में एक लेखपाल का क्या अर्थ है। एक लेखपाल का अर्थ है कि वो ज़मीन को नापता है और उसका रिकॉर्ड रखता है। ठीक है, लेखपाल भी कहते हैं, पटवारी भी कहते हैं। ठीक है, ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी भी इसको कहा जाता है। कई नाम हैं, कोई भी नाम दे देगा। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के कार्य को स्वीकृति दी जाती है ग्राम सभा द्वारा। किसके द्वारा, ग्राम सभा द्वारा। एक क्षेत्र जहां वोटर अपना विधायक चुनते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्वाचन क्षेत्र। किस संगठन ने उच्चतम न्यायालय में महिला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की है, वो है सफाई कर्मचारी आंदोलन। कौन है, सफाई कर्मचारी आंदोलन जो संगठन है इसने उच्चतम न्यायालय में महिला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की है। इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंधु से बना है इंडस शब्द। ओके, अगला प्रश्न लीजिए। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया था। इन्होंने कैलिको अधिनियम पारित किया था। कौन सा, कैलिको अधिनियम पारित किया था। अलीगढ़ आंदोलन का जो आरंभ है वो 1875 में हुआ। कब हुआ, 1875 में हुआ था। किसने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब आपके सामने प्रश्न है, देखिए प्रश्न को। कहता है कॉलम ए में दिए गए मौसम मापक हैं ये, यानी कि मौसम को मापा जाता है इनके माध्यम से। कॉलम 2 में दी गई मौसम की घटना है, इसको मिलाना है कि किस मौसम की घटना को किससे मापते हैं। तो देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि थर्मामीटर से हम वायु का तापमान मापते हैं। एयर टेम्परेचर थर्मामीटर से मापा जाता है। जो बैरोमीटर है यानी कि जो वायु दाब मापी है, वायु दाब मापी से हम वायु दाब मापते हैं, यानी कि एयर प्रेशर मापते हैं। एयर प्रेशर को बैरोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। फिर इसके बाद आता है विंड वेन, यानी कि वात दिग्दर्शी से हम क्या करते हैं, विंड डायरेक्शन ऑफ द विंड को मेजर किया जाता है विंड वेन से। ओके, फिर आता है रेन गेज से हम अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कितनी बारिश हुई इसकी मात्रा रेन गेज से पता लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, थर्मामीटर से वायु का तापमान मापते हैं, वायु दाब मापी से वायु दाब मापते हैं, विंड वेन के माध्यम से हम विंड डायरेक्शन मापते हैं, रेन गेज से वर्षा की मात्रा को मापते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है समताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। ठीक है, और इसमें ओजोन की परत होती है। ए और बी दोनों ही राइट हो जाते हैं। उल्कापिंड इस परत में जलते हैं, उल्कापिंड मध्यमंडल में जलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए, लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं? तो वो हैं मुसलमान और बौद्ध। कौन है? मुसलमान और बौद्ध हैं। ठीक है, कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा डैश के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तहसीलदार के द्वारा। कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों का निपटारा तहसीलदार के द्वारा होता है। अगला प्रश्न लीजिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच जो है क्या संबंध है? तो उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है। धर्म और राज्य के बीच एक सैद्धांतिक फासला है। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है? तो ये जो है ये डोंगरिया गोंड जनजाति का इलाका है। डोंगरिया गोंड जनजाति का इलाका है। गल्फ स्ट्रीम जो धारा है ये गर्म जलधारा है। लेब्राडोर जो धारा है वह ठंडी जलधारा है। ठीक है, अगला प्रश्न, जैव मंडल में सभी जीव जंतु जो होते हैं वो क्या हैं? सभी जीव जंतु एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, यानी कि इंटर रिलेटेड हैं, इंटर डिपेंडेंट हैं। ओके, इतनी बात होती है क्लियर। अगला प्रश्न, अगर किसी शैल में तांबा मौजूद है तो उस शैल का रंग क्या होगा? तो उस शैल का रंग नीला होगा। कैसा होगा? नीला होगा। ऋतु प्रवास के लिए लोग अक्सर जो है वो अस्थायी बस्तियों में रहते थे। कैसी? अस्थायी बस्तियों में। कुछ समय के लिए बस्ती को बना लिया गया, फिर उसको उजाड़ करके दूसरी जगह चल दिया गया। ओके, क्वेश्चन कहता है एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। ठीक है, राजीव के पास 15 एकड़ उर्वर ज़मीन है, उसे 1 लाख रुपए का ऋण बीज खरीदने के लिए सरकारी बैंक से मिला है। वो संभवतः किस परिवार से है? तो जाहिर सी बात है वो बड़ा किसान है। 15 एकड़ ज़मीन है तो बड़ा ही किसान होगा भाई, है ना, सिंपल सी बात है ये तो। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है आमार जिबारी एक डैश के अनुभवों का विवरण करती हुई एक आत्मकथा है। जो आमार जिबारी है वह एक गृहिणी के अनुभवों का विवरण करती हुई आत्मकथा है। ठीक है, कहता है 1989 में लाया गया एक अत्याचार निवारण कानून निम्नलिखित में से किन्हें संरक्षण प्रदान करने की चेष्टा करता है? तो ये जो 1989 में लाया गया अत्याचार निवारण कानून है ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को संरक्षण प्रदान करने की चेष्टा करता है। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, मध्याह्न 40 नहीं, नंबर तो बहुत हो गए, नंबर को ना देखो। मध्याह्न भोजन योजना ने स्कूलों में डैश पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की। तो मध्याह्न भोजन योजना ने जो जातीय पूर्वाग्रह थे कि ये ऊंची जाति के हैं, नीचे जाति के हैं, ये इनसे छुआछूत, इनसे दूर रहो, इन्हें तो ये हमें अशुद्ध कर देंगे, तो इन सब चीज़ों को लेकर के ये जातीय पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता किया इसने, मिड डे मील ने। अगला प्रश्न है शूरवीरों और वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं और इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां यानी कि कथाएं हैं। तो वो सब हमारे महाकाव्य हैं, इपिक्स हैं। क्या हैं? महाकाव्य। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यमार्गी नेताओं ने क्या किया? तो राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यमार्गी नेताओं ने जो है देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत तैयार किया था। इन्होंने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए, सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। ये दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था। कभी सहारा भी हरा भरा क्षेत्र हुआ करता था। ओके, कौन सी पौने स्थायी पौने हैं? तो भैया व्यापारिक पौने, पश्चिमी पौने, पूर्वी पौने, ये सभी स्थायी पौनों के उदाहरण हैं। क्वेश्चन कहता है समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करके किस धर्म को अपना लिया? इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है? नाम है राज्यसभा। ज़्यादा प्रचलित नाम राज्यसभा।
निम्नलिखित में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है? साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, ये सभी बाजार हैं। दादन व्यवस्था बाजार नहीं है। दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था बाजार नहीं है। आंगनवाड़ी क्या है भाई? आंगनवाड़ी जो है ये एक चाइल्ड केयर सेंटर होता है। बाल गृह जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न, संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुवेनदार की चर्चा मिलती है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो वो तीन मुखिया हैं इसमें, चोल चेर पांड्य। कौन है तीन मुखिया? चोल चेर पांड्य। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, कहता है दिल्ली सल्तनत राज के सही वंशानुक्रम का चयन कीजिए। तो जो सही वंशानुक्रम होगा उसमें पहले तुर्की आए, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी। ये इसका सही सीक्वेंस है, ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा, याद रखिएगा। किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब किसने लिखी? ये लिखी थी ताराबाई शिंदे ने। ताराबाई शिंदे ने। ठीक है। सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी? सुल्ताना का स्वप्न लिखी है रुकैया सखावत हुसैन ने। सुल्ताना का स्वप्न रुकैया सखावत हुसैन ने लिखा है। अगला प्रश्न, विश्वत वृत्त निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरता है? विश्वत वृत्त जो है वह ब्राजील से होकर के गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? ब्राजील से होकर के गुजरता है। बहुत फास्ट आपको पढ़ा रहे हैं, बस एक नज़र में रिवीजन हो जाए आपका। विश्व के मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में निम्न में से कौन से मुख्य मानक हैं? तो वो आपके क्या हो जाएंगे? तापमान, वर्षण और वनस्पति, ये तीन हो जाएंगे। फिर से पढ़ लीजिए, विश्व के मुख्य प्राकृतिक क्षेत्रों के विभाजन में निम्न में से कौन से मुख्य मानक हैं? तो वो आपका टेम्परेचर, रेनफॉल और वेजिटेशन है, यानी कि तापमान, वर्षण और वनस्पति है। उच्च दाब संबंधित है। उच्च दाब आपका स्पष्ट एवं स्वच्छ धूप भरे आकाश से संबंधित है। निम्न में से किन राज्यों का तट अरब सागर पर है? तो वो कर्नाटक और केरल राज्यों का तट अरब सागर पर है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एक विशिष्ट जाल चीना वला मछली पकड़ने के लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है केरल में। कहाँ होता है? केरल में। ठीक है। वही सही क्रम पहचानिए जिसमें बाजार काम करते हैं। तो जो बाजार काम करते हैं उसमें सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है, फिर ट्रेडर, फिर कंज्यूमर, यानी कि उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता। ये इसका सही सीक्वेंस है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्राचीन तमिलनाडु में किनकी बस्तियों को उर कहते थे? प्राचीन तमिलनाडु में खेतीहरों या किसानों की बस्तियों को उर कहते थे। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। उत्तराधिकार की सहदायात प्रथा का मतलब क्या है? सहदायात प्रथा का मतलब होता है कि इसमें सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन होगा। ठीक है। इसमें ज्येष्ठाधिकार में ये होता है कि सबसे बड़े पुत्र को संपत्ति दी जाएगी, उसको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, और सहदायात में सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन होगा। अगला प्रश्न कहता है, मराठी में लिखे भक्ति गीतों को किस नाम से जाना जाता है? इनको अभंगास यानी कि अभंग नाम से जाना जाता है। अभंग नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होता है? बेवड़। क्या शब्द यूज होता है? बेवड़। किसने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था? वो किया है मौलाना आज़ाद ने। किसने? मौलाना आज़ाद ने। पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? लोएस कहा जाता है। पवन के निक्षेपण को लोएस कहा जाता है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी का मुहाना कहते हैं। अगला प्रश्न लीजिए, सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ होता है, क्या होता है? सतत विकास का मतलब सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना, केवल आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना और भविष्य के लिए उनको बचाना, यही सतत विकास का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं? तो ये टिन। ठीक है, टिन के जो हैं अग्रणी उत्पादक देश हैं। सीढ़ीनुमा खेती में जमीन के छोटे टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है ताकि पानी टुकड़ों के भीतर रुका रहे। रिटेन वाटर। रिटेन वाटर। नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? इन सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। पार्षद कहा जाता है। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? इनको राज्यपाल नियुक्त करता है। इनको राज्यपाल नियुक्त करता है। किसी समुदाय के घेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है
उसका बाकी समाज से अलगाव हो जाना, उसका बाकी समाज से दूरी हो जाना, अलग कर देना उसको, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। उसके लिए उपयुक्त कारण है तरंगों के द्वारा अपर्दन और निक्षेपण जो होता है उसकी वजह से समुद्री गुफाएं बनती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? इसको विषुवत रेखा कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। ओके, समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। सही कारण का चयन कीजिए। सही कारण इसमें हो जाएगा बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से समताप मंडल बिल्कुल मुक्त होता है। बादलों और मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं जो कि सबसे निचली परत होती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वो क्या है? वो है नवीकरणीय संसाधन। ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का प्रयोग करो जो जल्दी ही पूरे हो जाते हैं। निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1883 में आई किताब जो है वह किसको समर्पित है? वह अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को समर्पित है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? ऐसा मुमताज़ अली ने कहा। किसने कहा? मुमताज़ अली ने कहा। खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूँकि मर्दों की सूची में नहीं आता इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ? ये लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? ये लेखांश रजिया के लिए लिखा गया था। किसके लिए लिखा गया था? रजिया के लिए लिखा गया था। प्यारे दोस्तों, आपकी क्लासेस कंप्लीट हो रही है ये वीडियो, और यहीं से आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने एसएसटी यानी कि पूरे पेपर में बहुत अच्छे से सफल हों, अच्छे मार्क्स आपके आएँ। ये आपके एसएसटी की लास्ट क्लास है। जितना हमसे हो पाया उतना हमने आपके लिए किया, ठीक है। जितना हो सकता था, जितना बेहतर हो सकता था हमने करने का प्रयास किया है। उसमें उसके बावजूद भी यदि कहीं पर कोई भूल चूक गलती रह गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम आपसे, ठीक है। ये आपकी आखिरी क्लास है एसएसटी सीटेट की, ठीक है, एसएसटी को लेकर के। निम्नलिखित में से कौन से पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? तो वह हुंसगी में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? हुंसगी में, ठीक है। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्तों। ये थे हमारे 269 क्वेश्चंस जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, और आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें ऊर्जा से भर देगा, हमें बहुत अच्छा फील कराता है, हमें मोटिवेट कराता है। बाकी यदि इन क्लासेज के माध्यम से कहीं पर कोई भी ऊंच नीच या मतलब कहीं पर कोई भूल चूक गलती हुई हो उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।